दोस्तों अपन ने जो श्वसन तंत्र है वो श्वसन तंत्र पिछली कक्षाओं में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था। यहाँ तक कि श्वसन तंत्र है उसको समाप्त भी कर लिया था। दोस्तों आज हम श्वसन तंत्र के प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों श्वसन तंत्र से आज उनको देखेंगे। दोस्तों मेरा नाम है रविमीणा, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। किस समय पर श्वसन दर सबसे कम होती है? सोते समय, खेलते समय, कठोर परिश्रम करते समय, खाना खाते समय। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है सोते समय। अब दोस्तों बात ये आती है कि जो सोते समय हमारी जो श्वसन दर है वो कम क्यों होती है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारा श्वसन है, हमारे श्वसन से ही हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न होती है। किस तरीके से एनर्जी उत्पन्न होती है वो भी देख लीजिए आप। होता क्या है कि जैसे ही हम भोजन करते हैं दोस्तों, भोजन करने के पश्चात जो भोजन है वो पचना स्टार्ट हो जाता है। भोजन पचता है वो हमारी कोशिकाओं के पास पच करके ग्लूकोज के रूप में एकत्रित होता है। किसके रूप में एकत्रित होता है? ग्लूकोज के रूप में। अब जो ये ग्लूकोज है दोस्तों, इस ग्लूकोज की क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्लस में एनर्जी उत्पन्न होती है। दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको तो फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। हमारा जो जल है उसको हमारी जैविक क्रियाओं में भाग ले लेते हैं। प्लस में जो हमारी ऊर्जा है यह हमारे शरीर में काम आ जाती है। तो दोस्तों होता क्या है, ये तो रही बात ऊर्जा की। अब बात आती है ऑक्सीजन की। हमारी जो ऑक्सीजन है ना दोस्तों, ये हमारे जो श्वसन दर है इस श्वसन दर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा तो श्वसन दर घटेगी, ध्यान रखना इस बात को। अगर ऑक्सीजन घटता है तो हमारी श्वसन दर बढ़ती है। बात क्लियर है दोस्तों? होता क्या है, अगर ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो दोस्तों हमारी जो श्वसन दर है वो बढ़ने लग जाती है। जब हम सोते रहते हैं दोस्तों तो हमारे जो ऑक्सीजन लेवल है दोस्तों वो प्रॉपर आसान रूप से चलता रहता है, नॉर्मल रूप से चलता रहता है। इसलिए दोस्तों जो हमारी श्वसन दर है वो बहुत कम होती है। यही कारण है दोस्तों कि हमारी जो श्वसन दर है वो सोते समय बहुत कम होती है, बजाय खेलते समय, कठोर परिश्रम करते समय या खाने खाते समय। तो बात क्लियर है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामान्य श्वसन में अंदर ली गई और बाहर निकाली गई गैसों का आयतन है। ऑप्शन नंबर ए 500 ml, ऑप्शन नंबर बी 5800 ml, ऑप्शन नंबर सी 1200 ml, ऑप्शन नंबर डी 4600 ml। अब दोस्तों बात आती है सामान्य श्वसन में अंदर ली गई तब बाहर निकाली गई गैसों का आयतन कितना है। दोस्तों मैंने आपको पिछली कक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे जो लंग्स हैं, उनका जो ज्वारीय आयतन है वो कितना है। दोस्तों मैंने क्या पूछा था? ज्वारीय आयतन। अभी ज्वारीय आयतन में मैंने आपको क्या बताया था कि एक बार में हम कितनी श्वास अंदर ले सकते हैं और कितनी श्वास बाहर छोड़ सकते हैं, यही बताया था। और मैंने उसका आंसर दिया था दोस्तों 500 ml। बिल्कुल बात सही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि सामान्य श्वसन में अंदर ले गई और बाहर निकाली गई जो गैसों का जो आयतन है वो कितना है। तो कितना है दोस्तों? तो वो गैसों का जो आयतन है वो है 500 ml। कितना है? 500 ml। बात क्लियर है। लेकिन दोस्तों यहाँ ही मैंने एक दूसरा क्वेश्चन और बताया था आपको। वो दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था हमारे जो फेफड़े होते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं, उनकी जैविक क्षमता कितनी है। कहने का मतलब हमारे फेफड़े अपने फेफड़ों के अंदर कितनी गैस एकत्रित कर सकते हैं एक साथ में। मैंने उसका आंसर दिया था आपको लगभग 5800 ml, या फिर बात करूँ दोस्तों मैं 6 लीटर। तो हमारे जो फेफड़े हैं वो अपने अंदर लगभग 6 लीटर गैस एकत्रित कर सकते हैं। 6 लीटर गैस एकत्रित करने की क्षमता है दोस्तों, वही उसका जैविक मान है फेफड़ों का। और एक बार में कितनी सांस ले सकते हैं हम? 500 ml ले सकते हैं और 500 ml छोड़ सकते हैं।
ये दोस्तों इसका ज्वारीय आयतन है। तो दोस्तों अगर दोस्तों आयतन पूछे तो ध्यान रखना हमारे फेफड़ों का जो आयतन है वो कितना है, 500 ml। ठीक है। अगर ये भी क्षमता पूछे, अगर दोस्तों क्षमता पूछे तो क्षमता है 5800 ml, लगभग मैं 6 लीटर भी कह सकता हूँ। बात क्लियर है? ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिच्छू में श्वसन अंग होता है। दोस्तों एक बात बताता हूँ मैं आपको, जिस प्रकार आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड करते हो तो कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते और उसका आंसर कर देते हैं, फिर वो गलत ही तो जाएगा दोस्तों। जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो उसका आंसर गलत होगा। इसलिए दोस्तों हर क्वेश्चन को एक बार नहीं दोस्तों 2 बार अच्छे से पढ़ो, उस क्वेश्चन का मतलब समझो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तब जाके आपको वो क्वेश्चन आसान लगेगा, तब जाके आप उस आसान क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों बात आती है कि बिच्छू में श्वसन अंग होता है, यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिच्छू जिस अंग के द्वारा श्वसन लेता है, श्वास लेता है, उस वो अंग कौन सा है, वह अंग कौन सा है दोस्तों। अब ऑप्शन है, नंबर ए बुक लंग्स, नंबर बी गिल्स, नंबर सी ट्रेकिया, नंबर डी फेफड़े। दोस्तों गिल्स होते हैं, गलफड़े भी कहा जाता है, ट्रेकिया होती है, श्वास नली होती है। बात क्लियर है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है फेफड़े, सॉरी बुक लंग्स। वो कौन है दोस्तों? वो है बुक लंग्स। कौन है? बुक लंग्स है। अब बात आती है दोस्तों गिल्स या गलफड़े की। तो दोस्तों जो गिल्स और गलफड़े है ये किसका श्वसन अंग है? तो दोस्तों आप जानते हो मछली जो श्वास लेती है वो अपने गलफड़ों से लेती है, जिन्हें गिल्स भी कहा जाता है। दोस्तों मछली को किस वर्ग में रखा गया है ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो मछली को हम पीसीज वर्ग में रखते हैं। बात क्लियर है? उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों ट्रेकिया या श्वास नली की। दोस्तों जो ट्रेकिया या श्वास नली आपने सुना होगा, पिछली बार ALP 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि जंतुओं का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है। दोस्तों इस क्वेश्चन ने, यह क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आया था कि जंतुओं का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है। तो जंतुओं का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है दोस्तों? वह है ऑर्थोपोडा। कौन सा है? ऑर्थोपोडा। इस ऑर्थोपोडा ग्रुप के दोस्तों कुछ सदस्य हैं, जैसे कॉकरोच है, जैसे कौन है? कॉकरोच है। कॉकरोच के अलावा दोस्तों कीट है, अपनी जो चींटी है, और चींटी के अलावा दोस्तों कौन है? तिलचट्टा है। तिलचट्टा महत्वपूर्ण है दोस्तों इसमें। दोस्तों ये सारे जितने भी ऑर्थोपोडा संघ के जो सदस्य हैं, इनका जो श्वसन अंग है दोस्तों वो कौन है? वो है ट्रेकिया। कौन है? ट्रेकिया। या फिर मैं बात करूं श्वास नली है। कौन है? श्वास नली। बात क्लियर है दोस्तों? ठीक है। उसके बाद हम बात कर ले दोस्तों फेफड़े। तो फेफड़े किन का श्वसन अंग है? फेफड़ा दोस्तों मनुष्य, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फेफड़े। तो अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो दोस्तों जो मनुष्य हैं उनका जो श्वसन अंग है वो फेफड़े हैं। सभी स्तनधारियों का, सभी सरीसृप का, उभयचर का और पक्षियों का, इन सब का दोस्तों जो श्वसन अंग है वो क्या है? फेफड़े है। वो क्या है दोस्तों? फेफड़े है। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जो बुक लंग्स होते हैं दोस्तों वो बिच्छुओं का श्वसन अंग है। मछली का श्वसन अंग कौन सा? गिल्स या गलफड़े हैं। जबकि कॉकरोच, कीट, चींटी, तिलचट्टा, ऑर्थोपोडा संघ के ऑर्थोपोडा जो ग्रुप है उसके सदस्य हैं। इनका जो श्वसन अंग है वो ट्रेकिया है, श्वास नली है। और जो सब मनुष्य, स्तनधारी सरीसृप, उभयचर जो पक्षी है, इन सब का दोस्तों जो श्वसन अंग है वो कौन है? फेफड़े है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वह जंतु जो अनोक्सी श्वसन दर्शाते हैं। दोस्तों मैंने आपको श्वसन तंत्र पढ़ाया था। श्वसन तंत्र पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? श्वसन तंत्र। इस श्वसन तंत्र को मैंने 2 पार्टों में पढ़ाया था आपको। एक था दोस्तों अनोक्सी श्वसन और एक था ओक्सी श्वसन। दोस्तों जो ओक्सी श्वसन था और एक था अनोक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को दोस्तों मैंने वायवीय श्वसन कहा था, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जबकि जो अनोक्सी श्वसन है, इस अनोक्सी श्वसन को मैंने दोस्तों अवायवीय श्वसन कहा था, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। बात क्लियर है? मैंने अनोक्सी श्वसन में आपको
ईस्ट पढ़ाया था पहले। फिर दोस्तों मैंने दूध को दही में किस तरीके से बदला जाता है वो पढ़ाया था। फिर बाद में पेशियों में किस तरीके से अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है दोस्तों, वो चीज़ बताई थी। दोस्तों आज हम यही बात करेंगे, क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि वह जंतु जो अनोक्सी श्वसन दर्शाते हैं, यानी इनमें से ऐसे कौन से जंतु हैं जो अनोक्सी श्वसन को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ईस्ट में, एस्केरिस में, पेशियों में, उपयुक्त सभी। दोस्तों इनमें से मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ाई थी, एक पढ़ाया था ईस्ट, एक पढ़ाया था पेशियों। एस्केरिस नहीं बताया था, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो उपयुक्त सभी है। किस तरीके से जानोगे आप? दोस्तों ईस्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों ईस्ट एक प्रकार का कवक है, इसे फंगस भी कहा जाता है। ईस्ट को क्या कहा जाता है? कवक है, और ये इसे फंगस भी कहा जाता है। दोस्तों एक कवक है, उस कवक का नाम है दोस्तों सेकेरोमाइसीज सेरेबिसी। दोस्तों ये सेकेरोमाइसीज जो सेरेबिसी है, ये एक प्रकार का कवक है, और इस कवक से मैंने दो चीज़ों का निर्माण किया था अनोक्सी श्वसन, अवायवीय श्वसन की क्रिया के द्वारा। किन किन का निर्माण किया था दोस्तों? इस सेकेरोमाइसीस सेरेबिसी के द्वारा अनोक्सी श्वसन की प्रक्रिया से मैंने एक तो शराब का निर्माण करवाया था, उसके साथ में दोस्तों जो बेकरी युक्त पदार्थ है उनका निर्माण भी हमने किया था। बात क्लियर है दोस्तों? शराब में हमने दो प्रकार की शराबें पढ़ी थी, एक पढ़ी थी सामान्य शराब और एक पढ़ी थी दोस्तों जहरीली शराब। दोस्तों जो सामान्य शराब होती है, इस सामान्य शराब का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है दोस्तों C2H5OH। जबकि मैं जहरीली शराब की बात करूँ तो जहरीली शराब का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH3OH। क्या होता है दोस्तों? CH3OH। सामान्य शराब होती है, सामान्य शराब को एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एथिल एल्कोहल। जबकि जो जहरीली शराब होती है दोस्तों, जहरीली शराब को मेथिल एल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेथिल एल्कोहल। दोस्तों ये तो थी बात शराब की। इसके बाद में हम बात करेंगे बेकरी की। दोस्तों जो बेकरी होती है, हमारी जो बेकरी होती है, इस बेकरी से हमने ब्रेड, केक, पेस्ट्री, जितने भी पदार्थ बेकरी युक्त जो पदार्थ है वो बनते हैं, सब अनोक्सी श्वसन के द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं? अनोक्सी श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। इसके बाद में हमने चर्चा की थी पेशियों की। किसकी चर्चा की थी? पेशियों की चर्चा की थी। और दोस्तों पेशियों में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था पेशियों में हमने पढ़ा था दोस्तों कि हमारे जब मनुष्य होता है, मनुष्य शारीरिक कठिन परिश्रम करता है। जब मनुष्य शारीरिक कठिन परिश्रम करता है तो हमारी पेशियों में क्या होता है दोस्तों? अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है? अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। और दोस्तों अवायवीय श्वसन की जब प्रक्रिया होती है तो हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है, और इसी लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी जो पेशी है, इस पेशी में थकान या दर्द महसूस होता है। दोस्तों ये सब अनोक्सी श्वसन के उदाहरण हैं। तो वह जंतु जो अनोक्सी श्वसन दर्शाते हैं कौन कौन से हैं? ईस्ट है, एस्केरिस है, पेशिया है, उपयुक्त सभी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? उपयुक्त सभी होगा। बात फिक्स है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जो फुसफुसीय आवरण कहलाता है, कहने का मतलब जो फुसफुसीय आवरण किसका बना होता है या फिर किसे कहा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है एक्टोडर्म, ऑप्शन नंबर बी है प्लूरल झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है पेरिटोनियम झिल्ली, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ फुसफुसीय आवरण कहलाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है प्लूरल झिल्ली। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो फुसफुसी होते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं, इनके ऊपर दो परत पाई जाती है। कितनी परत पाई जाती है? दो परत पाई जाती है। और इन दो परतों का जो आवरण होता है, इन दो परतों पर जो आवरण होता है दोस्तों वो कहलाता है पलोरा। वो क्या कहलाता है? पलोरा। और इन दोनों परतों के बीच में एक द्रव भरा रहता है, उसे कहा जाता है प्लूरल द्रव।
क्या कहा जाता है, प्लूरल द्रव कहा जाता है। बात क्लियर है। तो दोस्तों हमारे तो फुसफुसी जो आवरण होता है वो प्लूरल झिल्ली कहा जाता है, ये तो बात फिक्स हो गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों किडनी की। जो किडनी का आवरण होता है दोस्तों, किसका, किडनी का। हमारी जो किडनी होती है, इस किडनी के आवरण को, जो किडनी का आवरण बना होता है वो बना होता है पेरिटोनियम झिल्ली का। तो दोस्त डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारी किडनी होती है, इस किडनी का जो आवरण बना होता है वो पेरिटोनियम झिल्ली का बना होता है। अब बात करते हैं एक्टोडर्म की कि ये एक्टोडर्म है क्या। दोस्तों एक्टोडर्म की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि जब माँ के पेट में जो भ्रूण होता है दोस्तों, भ्रूण, जब ये भ्रूण 3 सप्ताह का हो जाता है, जब ये भ्रूण लगभग 3 सप्ताह का हो जाता है तो उस समय क्या होता है, जो भ्रूण के चारों ओर 3 परतों का निर्माण होता है। कितनी परत का, 3 परतों का निर्माण होता है। दोस्तों नंबर 1 बात करो दोस्तों तो एक्टोड्रम। सेकंड की बात करो दोस्तों तो एंडोडर्म। और नंबर 3 की बात करो दोस्तों तो मेसोडर्म। इन चारों परतों का निर्माण होता है। जो एक्टोडर्म होती है वो बाहर की परत होती है, जो अंदर की परत है वो एंडोड्रम होती है, और जो मेसोड्रम होती है वो दोस्तों बीच की परत होती है। तो दोस्तों ये एक्टोडर्म यहाँ से उठाया गया है, इसलिए दोस्तों फुसफुसिया आवरण का जो ऑप्शन है, ये जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको उन चारों चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। जिस क्वेश्चन को भी आप पढ़ो अच्छे से पढ़ो, उनके चारों ऑप्शन के बारे में जानो कि ये ऑप्शन किस तरीके से उठाया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अगर आप नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शनों में से 3 को कर पाते हो तो आपको नॉर्मली इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से पता लग सकता है। इसलिए दोस्तों जिसको भी पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर है प्लूरल झिल्ली। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में दाएं व बाएं फुसफुस में पिंडों की संख्या होती है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारे एक तो होता है दायां फेफड़ा और एक होता है बायां फेफड़ा। जो दायां फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, और जो बायां फेफड़ा होता है वो थोड़ा छोटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें 3 पाली पाई जाती है और इसमें 2 पाली पाई जाती है। क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है दोस्तों कि मनुष्य के दाएं व बाएं फुसफुस में पिंडों की संख्या कितनी होती है। तो ये पिंड है दोस्तों, यही पाली है, इसलिए दोस्तों दाएं पिंड में 3 होता है और बाएं पिंड में 2 होता है। तो मनुष्य के दाएं व बाएं पिंडों में पिंडों की जो संख्या होती है दोस्तों तो 3 व 2 होती है। बात क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक कि जब श्वास नली में वायु नहीं होती तो भी वह नहीं चिपकती, यह किसकी उपस्थिति के कारण होती है। अस्थिल छल्लों के कारण, उपास्थल छल्लों के कारण, स्फीति दाब के कारण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर है वो है उपास्थल छल्लों के कारण। दोस्तों जब मैंने आपको श्वसन नली पढ़ाई थी, जब मैंने फेफड़े लंग्स पढ़ाए थे, उसमें मैंने पढ़ाया था श्वास नली। दोस्तों जो श्वास नली होती है, इस श्वास नली के अंदर जो श्वास नली है, इस श्वास नली के अंदर दोस्तों 15 से 20 लगभग 15 से 20 सी आकार के छल्ले लगे होते हैं, जो कि इस श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। जब भी वायु नहीं होती है तब भी यह पिचकने नहीं देते। दोस्तों ये जो ये छल्ले होते हैं ये पीछे की तरफ एब्सेंट होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं। बात क्लियर है। कुछ इस तरीके से ये छल्ले होते हैं। ये थी बात दोस्तों छल्लों की। और दोस्तों अब बात आती है कि जो छल्ले होते हैं, जो सी आकार के 15 से 20 होते हैं दोस्तों, ये किसके बने होते हैं, अस्थियों के बने होते हैं या उपास्थियों के बने होते हैं या फिर कुछ किसी और के बने होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, मैंने जब कंकाल तंत्र पढ़ाया था, कंकाल तंत्र मैंने आपको अस्थि पढ़ाई थी, अस्थि हड्डी को कहा गया था। एक पढ़ाई थी उपास्थि, जो कि हड्डियों के किनारों पर लगी होती है। तो दोस्तों ये जो छल्ले हैं सी आकार के, ये उपास्थियों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, उपास्थियों के बने होते हैं। इस कारण दोस्तों ये जो छल्ले होते हैं इन्हें उपास्थिल छल्लों के कारण बताया गया है। किसके कारण बताया गया है दोस्तों, उपास्थिल छल्ले के कारण बताया गया है। तो राइट आंसर है यही बात कि यहाँ तक कि जब श्वास नली में वायु नहीं होती तो भी
यह नहीं चिपकते, किसकी उपस्थिति के कारण नहीं चिपकते। तो दोस्तों ये जो छल्ले होते हैं, श्वास नली में जो छल्ले होते हैं, ये उपास्थि के बने होते हैं और इन उपास्थि के छल्लों के कारण ये श्वास नली चिपकती नहीं है। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव फुसफुस में कोशिकाओं की संख्या होती है। दोस्तों मानव फुसफुस में कोशिका, आपको पता है हमारे जो फेफड़े होते हैं वो दो होते हैं और दोनों में ही अलग अलग कोशिका अलग होती है। दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था, जब फेफड़े पढ़ाए थे, अंतिम संरचना में जाकर के अंतिम देखे तो थैलीनुमा कुछ संरचना दिखाई थी मैंने आपको डायग्राम के द्वारा, जो कुछ इस तरीके से बनी होती थी बहुत सारी। दोस्तों अब क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि दोनों फेफड़ों में इन कोशिकाओं की संख्या है वो कितनी है। दोस्तों कोशिकाओं को मैंने बताया था कि हमारे जो श्वसन तंत्र की जो क्रियाविधि है, श्वसन तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई है दोस्तों वो कौन है, हमारे जो श्वसन तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई है वो कोशिकाएं है। और इन कोशिकाओं की संख्या कितनी है दोस्तों, तो इन कोशिकाओं की संख्या है दोस्तों लगभग हमारे शरीर में, हमारे दोनों फेफड़ों में 200 से लेकर के 300 है। कितनी है, 200 से लेकर के 300 है। बात क्लियर है दोस्तों, ना कि 300 है, 400 मिलियन है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना कि एक जो मिलियन होता है, 1 मिलियन में होता है 10 लाख। कितना होता है, 10 लाख होता है। कितना होता है, 10 लाख होता है। कितना होता है दोस्तों, 10 लाख होता है। बात क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एडमस एप्पल निम्न में से किसका भाग होता है, एपिग्लोटस का, ग्लोटस का, लोरेक्स कंठ का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात की जाए, एडम्स एप्पल किसका भाग है। दोस्तों एडम्स एप्पल है, ये भाग है लोरेक्स या कंठ का। किसका भाग है, लोरेक्स या कंठ का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एपिग्लोटस और ग्लोटस होता क्या है। तो हमारी जो श्वसन नली होती है, जो कि मैंने अभी बताया सियाकार के छल्ले लगे होते हैं कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों जो श्वास नली का जो गेट होता है, ये वाला गेट, हमारे जो श्वास नली का जो गेट होता है, इस गेट को ग्लोटस कहा जाता है। इस गेट को क्या कहा जाता है, ग्लोटस। दोस्तों इसी ही गेट के ऊपर एक गेट और लगा होता है, इसी ही गेट के ऊपर एक गेट और लगा होता है, जो कि जो ग्रसनी होती है आहार नाल और जो श्वास नली है, आहार नाल और जो श्वास नली है दोस्तों, उसका जो क्रॉस पथ है, जो ग्रसनी है, उस ग्रसनी से हमारे श्वास नली में भोजन को आने से रोकती है। हमारे श्वास नली में भोजन को आने से रोकता है। एक गेट और होता है जो श्वास नली के ऊपर पाया जाता है, श्वास नली के ग्लोटस के ऊपर एक गेट और पाया जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है एपिग्लोटस। क्या कहा जाता है, एपिग्लोटस। ये एपिग्लोटस क्या करता है, श्वास नली में भोजन को आने से रोकता है। क्या करता है दोस्तों, श्वास नली में भोजन को आने से रोकता है। और श्वास नली के ऊपर जो गेट पाया जाता है दोस्तों, उसे ग्लोटस कहा जाता है। दोस्तों एपिग्लोटस को हमारे शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है। अगर डायरेक्ट आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि हमारे शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन यानी ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह कार्य करने वाला जो गेट है वो कौन है, तो दोस्तों वो कौन है, वो है एपिग्लोटस। अब गेट रेट तो पूछेगा नहीं दोस्तों, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप हमारे शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे शरीर का जो ट्रैफिक पुलिसमैन है एपिग्लोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एपिग्लोटस को कहा जाता है। बात क्लियर है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों आप मैंने एपिग्लोटस पढ़ा है, ग्लोटस पढ़ा है, लोरेक्स कंठ। दोस्तों कंठ होता है, इस कंठ में क्या होता है, एक साउंड बॉक्स होता है जिससे हमारी आवाज़ आती है। और यह साउंड बॉक्स की जो आकृति होती है ना, इस साउंड बॉक्स की जो आकृति होती है वो सेब के समान होती है, सेब के समान होती है। इसलिए दोस्तों इसे एडम एप्पल कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एडम एप्पल कहा जाता है। और एडम एप्पल किसका भाग है, लोरेक्स कंठ का भाग है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों ग्लोटस होता है वो श्वास नली के ऊपर जो गेट उपस्थित होता है, उस गेट को ग्लोटस कहा जाता है। दोस्तों इस गेट के ऊपर भी एक गेट और पाया जाता है दोस्तों ये क्या करता है, हमारे श्वास नली में भोजन को आने से रोकता है, हमारी श्वास नली में भोजन को आने से रोकता है। इसलिए दोस्तों इसे शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है। किसको, एपिग्लोटस को। बात क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फुसफुस में गैसीय विनिमय स्थल है, कोशिका, श्वसनी, श्वासनिका, श्वसनिका और श्वास नली। दोस्तों मैंने बताया था कि जो हमारी कोशिका होती है वो श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई होती है।
हमारा जो श्वसन तंत्र है, इस श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई होती है। श्वसन तंत्र की क्रियात्मक क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों जो गैसों का आदान प्रदान करती है वो कौन करती है? हमारे शरीर में जो गैसों का आदान प्रदान, हमारे फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान करती है वो कौन करती है? कोशिकाएं करती है। और इन कोशिकाओं का आकार दोस्तों थैलीनुमा होता है, जो कि हमारे फेफड़ों में कुछ इस तरीके से लगी हुई रहती है। बात क्लियर है दोस्तों? इस तरीके से लगी हुई रहती है। तो दोस्तों फुसफुस में जो गैसीय विनिमय जो स्थल है वो कौन है? कोशिका है। दोस्तों बात की जाए श्वसनी की, श्वसनी का श्वास नली। तो दोस्तों आपको पता है हमारे जो फेफड़े होते हैं ये इस तरह का, तो श्वास नली होती है हमारी, आपको पता है। श्वास नली के बाद में श्वास नली 2 पार्टों में बट जाती है, उसे दोस्तों श्वसनी कहा गया है। और फिर दोस्तों श्वसनी भी, ये भी 2 पार्टों में बढ़ जाती है। तो दोस्तों इनको हमने क्या कहा है? श्वसनिकाएं कहा है। क्या कहा है? श्वसनिकाएं। उसके बाद में दोस्तों हमारी जो कोशिकाएं होती है वो थैलीनुमा आकार में इस श्वसनिकाओं के ऊपर लगी हुई रहती है। तो ये था दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने फेफड़ों का डायग्राम बनाया था। अगर दोस्तों आपने वो क्लास नहीं देखी तो जाओ पहले वो क्लास को देखो, जब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन था फुसफुस में गैसीय विनिमय स्थल होता है। तो दोस्तों कहाँ होता है? कोशिकाओं में होता है। और कोशिकाओं की संरचना थैलीनुमा संरचना होती है दोस्तों। और दोस्तों दोनों फेफड़ों में लगभग 200 से 300 मिलियन इनकी संख्या होती है दोस्तों। तो हमारे शरीर में जो, हमारे फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान करता है दोस्तों वो कोशिकाएं ही करती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन है? वो है कोशिकाएं। बात क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वयस्क मानव में श्वसन दर होती है। दोस्तों जो वयस्क मानव होता है उसमें जो श्वसन दर होती है वो होती है, कितनी होती है? 15 से 18 प्रति मिनट, 40 से 45 प्रति मिनट, 20 से 25 प्रति मिनट, या 8 से 10 प्रति मिनट। दोस्तों मैं बात करूँ इसका जो राइट आंसर है वो है 15 से 18 मिनट। लास्ट की जो क्लास थी दोस्तों श्वसन तंत्र की, उसमें मैंने बताया भी था आपको कि जो हमारे मानव होता है उसकी जो प्रति मिनट जो श्वसन दर होती है वो होती है 15 से 18। लेकिन दोस्तों अगर मैं, ये तो वयस्क की बात आती है, स्वस्थ मनुष्य की बात है ये तो, लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर अगर मैं बच्चा की बात करूँ कि भाई बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसकी जो श्वसन दर होती है वो कितनी होती है? दोस्तों श्वसन दर होती है वो होती है 30 से 40 प्रति मिनट। जो बच्चा होता है, शुद्ध स्वस्थ बच्चा होता है दोस्तों, उस बच्चे की जो श्वसन दर होती है वो होती है 30 से 40 प्रति मिनट। बात क्लियर है? ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वयस्क में जो स्वस्थ मनुष्य होता है, वयस्क होता है, उसकी श्वसन दर कितनी होती है? तो उसकी श्वसन दर तो होती है 15 से 18 प्रति मिनट। जबकि मैं बच्चा की बात की जाए तो बच्चा की जो श्वसन दर होती है दोस्तों वो होती है 30 से 40 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से CO2 का परिवहन रक्त में किस रूप में होता है? सोडियम कार्बोनेट के रूप में होता है, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, या पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में होता है, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है? तो दोस्तों CO2 का जो परिवहन होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। दोस्तों मैंने अनोक्सी श्वसन पढ़ाया था। अनोक्सी श्वसन में 2 प्रक्रिया पढ़ी थी, एक पढ़ी थी ब्रीथिंग, एक पढ़ा था परिवहन, ट्रांसपोर्ट। दोस्तों फेफड़ों से ऑक्सीजन को कोशिका तक ले जाने का जो कार्य करता है, ऑक्सीजन का जो परिवहन करवाता है दोस्तों, वो RBC में उपस्थित एक पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन 100% ऑक्सीजन का परिवहन करता है। बात क्लियर है? लेकिन दोस्तों वापस कोशिकाओं से CO2 को फेफड़ों तक लाने का जो कार्य करता है दोस्तों वो 3-4 पदार्थ करते हैं। वो कौन कौन से हैं? अगर बात की जाए CO2 का परिवहन की, CO2 का परिवहन की, तो सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट करता है दोस्तों लगभग 70%। सोडियम बाइकार्बोनेट कितना करता है दोस्तों? ये करता है 70%। उसके अलावा दोस्तों जो RBC है, RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये करता है 25%। कितना करता है? 25%। और दोस्तों लगभग 5 से 7% ये करता है दोस्तों प्लाज्मा। दोस्तों आप कहोगे कि ये प्लाज्मा क्या है? तो दोस्तों जब हम रक्त पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्लाज्मा रक्त का एक भाग है। और दोस्तों रक्त को 2 पार्टों में बांटा हुआ था। एक 55% होता है प्लाज्मा और 45% होता है दोस्तों रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाओं में RBC, WBC, प्लेटलेट्स बढ़ेंगे हम, जबकि जो 55% होता है प्लाज्मा का पार्ट, ये हल्का होता है, पीला होता है और क्षारीय भी होता है। हल्का होता है, पीला होता है, क्या होता है? क्षारीय होता है। दोस्तों जो प्लाज्मा होता है ये हल्का होता है, पीला होता है और क्षारीय होता है। और लगभग प्लाज्मा में 95% जल पाया जाता है।
कितना 95% जल पाया जाता है और बचे हुए जो 5 से 7% है, 5 से 7% कुछ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारे CO2 का जो परिवहन करता है, CO2 का जो परिवहन करता है, ये 5 से 7% प्लाज्मा भी इसमें सहायक होता है। बात क्लियर है। ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन करती है लगभग 100%। जबकि मैं बात की जाए दोस्तों CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड में सोडियम बाइकार्बोनेट तो करता है लगभग 70%। उसके बाद में दोस्तों आरबीसी में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है ये करता है 23 से 25%। और जो प्लाज्मा होता है दोस्तों, जो रक्त में पाया जाता है, ये करता है 5 से 7%। दोस्तों ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर के कोशिकाओं तक हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य जो करता है वो अभी मैंने बता दिया। ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वो करता है दोस्तों आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन। जबकि वापस कोशिकाओं से फेफड़ों तक जो CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का है, CO2 को परिवहन का जो कार्य करता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से करता है 70%, आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन करता है 23 से 25%। जबकि जो प्लाज्मा होता है वो प्लाज्मा करता है 5 से 7%। दोस्तों मैंने आपको 3 बार इस क्वेश्चन को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक ग्लूकोज के एक अणु के टूटने पर 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है। दोस्तों मैंने अनोक्सी श्वसन की, जो श्वसन तंत्र की हमने क्रियाविधि पढ़ी थी। श्वसन तंत्र की क्रियाविधि में एक होता है बाह्य श्वसन, एक होता है अंतः श्वसन। दोस्तों बाह्य श्वसन होता था वो वातावरण और फेफड़ों के बीच में होता था। दोस्तों एक पढ़ा था अंतः श्वसन। अंतः श्वसन होता क्या था कि हमारी कोशिकाओं के अंदर जो श्वसन होता है दोस्तों, उसे हमने अंतः श्वसन में पढ़ा था। अब दोस्तों बात आ जाती है बाह्य श्वसन की। ब्रीथिंग में श्वास लेना और श्वास छोड़ना था। जबकि ट्रांसपोर्ट था वो मैंने अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन करता है, जबकि CO2 को जो परिवहन करता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट करता है लगभग दोस्तों 70%। और दोस्तों आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन करता है 75% और 5% करता है दोस्तों प्लाज्मा। जबकि बात की जाए दोस्तों अंतः श्वसन की, तो अंतः श्वसन में हमने 2 प्रकार के चक्कर पढ़े थे। इस अंतः श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग लिया गया था, जबकि बाह्य श्वसन के जो ब्रीथिंग और ट्रांसपोर्ट जो पार्ट थे उनमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं लिया गया था। बात करते हैं अंतः श्वसन की। अंतः श्वसन में पहला पढ़ा था दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस चक्कर। इस ग्लाइकोलाइसिस चक्कर में दोस्तों हमने इस ग्लाइकोलाइसिस जो चक्कर पड़ा था दोस्तों, इस ग्लाइकोलाइसिस चक्कर में होता क्या था, यह प्रक्रिया हुई थी ग्लाइकोलाइसिस चक्कर की, वो कोशिका द्रव में होती, ये भी एक अनोक्सी श्वसन है। ये भी क्या है, एक अनोक्सी श्वसन की प्रक्रिया थी ग्लाइकोलाइसिस चक्कर। उसके बाद में क्रेब्स चक्कर पड़ा था दोस्तों, ये क्रेब्स चक्कर था वो ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया थी। यानी ग्लाइकोलाइसिस चक्कर में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं लिया गया था, जबकि जो क्रेब्स चक्कर है क्रेब्स चक्कर में हमें ऑक्सीजन का उपयोग लिया गया था। इस ग्लाइकोलाइसिस चक्कर में दोस्तों होता क्या है, जब ग्लाइकोलाइसिस जो चक्कर की जो प्रक्रिया होती है वो कोशिका द्रव में होती है। पहली बात तो ये हो गई, किसमें होती है, कोशिका द्रव में होती है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक ग्लूकोज होता क्या है, जो ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है इस प्रक्रिया में, और ग्लूकोज के एक अणु के टूटने पर 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस चक्कर। इसके बाद में दोस्तों जो क्रेब्स चक्कर है, क्रेब्स चक्कर में दोस्तों जो पायरुविक अम्ल है, इस पायरुविक अम्ल होता है, इस पायरुविक अम्ल की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड किस किस का निर्माण होता है इस पायरुविक के बाद में, इस पायरुविक की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और जल के साथ में एनर्जी उत्पन्न होती है। दोस्तों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। जल होता है, उस जल को जैविक क्रियाओं में भाग ले लेते हैं। जैसे दोस्तों लास्ट में जाकर के जो एनर्जी प्राप्त होती है, इस एनर्जी को दोस्तों हमारे शरीर में हम काम में ले लेते हैं। तो दोस्तों वो क्रेब्स चक्कर की बात होगी, लेकिन हमारा जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक ग्लूकोज के एक अणु के टूटने पर 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, इस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस चक्कर। बात क्लियर है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। श्वसन व आहार नाल का क्रॉस पथ है गर्शिका, ग्रहणी और नासिका। दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि श्वसन व आहार नाल का जो क्रॉस पथ है उसको कहा जाता है ग्रसनी। उसको क्या कहा जाता है, ग्रसनी। ग्रसनिका के बाद में दोस्तों भोजन कहाँ पे जाता है, वो जाता है गर्शिका में। गर्शिका होती है ग्रासनाल, जिसमें भोजन ग्रसनी के बाद में जाता है।
तो बात क्लियर है, घर्षणीय क्या है और घर्षिका क्या है। दोस्तों अगर फिर भी आपको यहाँ से क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आपने पिछली क्लास नहीं ली है। इसलिए जाओ पहले पिछली क्लास से पढ़ो, उसके बाद में आप यहाँ पे आओगे तो आपका 100% रिजल्ट रहेगा, 100% आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, बात करते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।